और सबसे पहले चरण स्पर्श करता हूँ सर, यहाँ से आप मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। मुझे आवाज आ रही है आपकी, और मेरे तमाम जो दोस्त लोग हैं और जो मेरे फैंस हैं और जो मुझे इतना चाहते हैं, मैं अपनी फैमिली समझता हूँ। मैं इन सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो आपने हमें जो आपका कीमती समय लिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी पूरी टीम की ओर से। मैं ही नहीं, मेरा परिवार ही नहीं, पूरा नगर जो हमारा है, पूरा जो जितने आपके फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं, वो सभी लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। कई दिनों से लगातार आपको भी स्पेशली डीएम कर रहे हैं, कमेंट में देखता हूँ आपके फोटोज पे, सर प्लीज लाइव आइए। और इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिल रहा है कि मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है और सभी लोगों के सामने मैं आपके साथ में हूँ और मुझे आपका इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सर हम इसको, ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का फोन है, मैं जरा 1 मिनट ले लूं उनका। ओके सर, श्योर। नमस्कार, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं इंटरव्यू में हूँ, आप लाइव आ सकते हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जी, आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। बस जो भी मैंने कर सका कर रहा हूँ सर। जी 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 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, मैं बोल रहा हूँ जी। आप कौन है? 95 FM तड़का कहाँ से, राजस्थान से कर रहे हैं आप? तो मैं अभी एक लाइव इसके अंदर हूँ। आप प्लीज मुझे 1 आधे घंटे के बाद कॉल करें प्लीज। थैंक यू। हाँ जी सर, सॉरी। जी सर, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है सर, सादर प्रणाम आपको, सादर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी सर। ये हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे। एनीवे, वो धन्यवाद। जैसे आप लोग हैं वैसे ये जितना प्यार आप लोगों ने दिया है उसके लिए सर पूरा देश ही आपका फैन है सर, चाहे सीएम हो कि पीएम हो, आपके तो सभी फैन हैं। और मतलब सभी लोग महाभारत के फैन हैं, आपके फैन हैं सर। क्योंकि ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे आपसे जो क्वेश्चन है मेरे वो रखता हूँ सर। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी, सभी लोग क्वारंटाइन में हैं, आप भी अपने घर पर हैं, तो सर आपका समय किस तरह बिता रहे हैं अभी, आप किस तरह से अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं? देखिए ये लॉकडाउन के अंदर हम अपने घर के अंदर शूटिंग करते हैं, जैसे कि साफ सफाई हो गई है, वैक्यूम हो गया है, कारपेट क्लीनिंग हो गया है, फिर लॉन्ड्री हो गई है। ये सब मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्लीनिंग भी हो जाती है और थोड़ा सा बेगम को किचन में भी थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आज हमको इस बात का आभास हुआ है कि औरतें जो होती हैं वो घर में कितना काम करती हैं, जिसका हम वैल्यू करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हकीकत में वो बहुत काम करते हैं और उनको इस बात की शाबाशी भी देनी चाहिए। बिल्कुल सर। और क्योंकि सर जी सर, आपके जो जीवन की कथा है, क्योंकि आपके बारे में आप जानते हैं, आपके से जुड़े लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हम भी इतना नहीं जानते जो आपके मुखारबिन से हम सुन सकते हैं। तो सर अपने जीवन के बारे में सर शॉर्ट में जो भी आप आपका एक्सपीरियंस रहा है पूरे जीवन का, किस तरह से आपने इस फील्ड में आए आप, क्योंकि हमें तो पता नहीं आपका पुराना बैकग्राउंड क्या है, आप फिल्मी दुनिया के लोगों के साथ शुरू से जुड़े थे या एकदम से आपका आना हुआ, तो सर हम सब जानना चाहते हैं इस बारे में। देखिए सर, मैं एक बात बता दूं कि मैं बेसिकली कभी सोचा नहीं था कि फिल्मों में आ जाऊंगा। मैं दुबई में काम करता था एज एन एमिनेशन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, क्योंकि मैं बॉक्सिंग किया करता था और वो बॉक्सिंग के लिए मैं वहाँ उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर उनको मैं सिखाया करता था कि किस तरह से बॉक्सिंग करना, ये करना, वो करना। वो भी एक इत्तेफाक है कि स्पारिंग कर रहा था और किसी ने, उनके वो जो चीफ थे, उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं हमारे लोगों को सिखाते हैं। तो उस तरह से मैंने उनको ट्रेन करना शुरू किया और जब मैंने ट्रेन करना शुरू किया तो वहाँ नौकरी करने के बाद ऐसा दिल आया कि वापस आ जाऊं। तो अनिल कपूर जो है वो मेरे सीनियर कलीग हैं और मैं उनको मिलने गया था। उनकी शूटिंग चल रही थी महबूब स्टूडियो में, तो महबूब स्टूडियो गया, उनके लिए एक शेफर पेन लाया था, वो पेन दिया और जब मैं लौट रहा था तो
नासिर हुसैन साहब ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि भाई आप फिल्मों में काम करोगे? मैंने कहा हाँ करेंगे, क्या है उसमें। मुझे मालूम नहीं था कि क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने मुझे अपने क्या कहते हैं उनके ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुला के बोला अच्छा ठीक है कल हम आपका ऑडिशन लेते हैं। और तो ऑडिशन दिया, मैं पास हो गया, बहुत अच्छा हो गया। मुझे बतौर हीरो और एक बहुत ही हीरो साइन किया गया। और जिस दिन मैं हीरो की साइन के लिए गया तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम था मीनाक्षी शेषाद्री जी। तो मीनाक्षी जी और मैं हीरो हीरोइन थे, लेकिन तकदीर जो होती है वो कहाँ के कहाँ ले जाती है इंसान को। तो मुझे वहाँ डिम्पल कपाड़िया और क्या कहते हैं सनी देओल आ रहे थे। तो नासिर साहब के धर्मेंद्र जी बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन लोगों ने कंबाइन करके उनको हीरो हीरोइन ले लिया और मीनाक्षी तो आउट हो गई। मुझे एक विलन का रोल दिया गया था जो बेसिकली पहले संजय दत्त कर रहे थे, लेकिन आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा कि चलो भाई आप कर लो, तो मैं कर लिया। अब वो जो किया उसके बाद फिर जबरदस्त पिक्चर बनी, फिर मजलूम बनी, फिर पता नहीं पाती बनी, कितनी सारी फिल्में बनी। तो मैं यहीं रह गया ही नहीं दुबई। और इत्तेफाक की बात है, एक दिन डिम्पल जी का फोन आया मुझे कि तू वहाँ चले जाओ, आर के नैयर साहब जो साधना जी के हस्बैंड थे, जो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, कि तुम वहाँ चले जाओ, वो कास्टिंग कर रहे हैं पति परमेश्वर की। तो मैं वहाँ चला गया तो पता चला मैं लेट हो गया था और वहाँ शेखर सुमन को वो रोल दे दिया गया जी। सब मैं मायूस होकर जा रहा था तो मैंने देखा बी आर चोपड़ा साहब का बड़ा सा लोगो है। तो वहां मैं गया अंदर, तो वहां मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं गोफी पेंटल साहब। अरे तू कहाँ है यार, मैं तेरे को ढूंढ रहा था। मैं तो क्या हो गया? अरे वो चल तो ऑडिशन दे दे। हाँ काय का ऑडिशन? बोले महाभारत का। मैंने कहा महाभारत क्या? महाभारत क्या? मैं तेरे को मालूम नहीं महाभारत के बारे में? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं मालूम कुछ, क्योंकि भाई महाभारत के बारे में मुझे जो मालूम था वो ये था, एक बहुत ही खूबसूरत आदमी है जिसके एक अच्छा सा हेलो है और एक बहुत ही हैंडसम आदमी जिसके बाद तीर कमान को लड़ रहा है। तो और इसके अलावा कुछ मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, राही साहब ने कहा था, मेरी एक सीरियल आई थी कहाँ गए वो लोग, उसमें मैंने फ्रीडम फाइटर का रोल किया था प्रीतम खान दुआ का। तो जब मैंने प्रीतम खान दुआ का रोल किया था वो रोल बहुत अच्छा हुआ था, जिसमें मुझे फारूक शेख, रजा मुराद, अमरीश पुरी जी ने फोन करके मुबारकबादी दी थी। तो ये चीज उन्होंने चोपड़ा साहब को बोली कि भाई ये लड़का है, इसको आप ट्राई करें। तो वो मेरे को ढूंढ रहे थे। अभी उन दिनों क्या था, हमारे यहाँ मोबाइल तो था नहीं और फोन शायद डेड था मेरा हाउस, तो उनको मेरा घर बार मालूम नहीं था। तो उन्होंने लिख दिया और उन्होंने बोला, मैं लिख लिया। वो सज्जन कोई और नहीं थे, हमारे आज के बहुत ही मशहूर और मारूफ एक्टर गोविंदा जी थे, जिनको मैं चिची जी। तो चिची और मैं बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो चिची ने कहा कि उनका अभिमन्यु का रोल था और मेरा अर्जुन का था। तो उन्होंने बस वो रोल उनको मिल गया, मुझे एक हफ्ते तक किसी ने बुलाया नहीं। और मैंने बोला भाई ये क्या चक्कर है? तो मैं बोला यार चलो जाके देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो मैं जा रहा था तो मैं वहीं जा रहा था तो मेरे को गोफी पेंटल फिर मिल गया। बोला वो तू किधर है यार? बोला कि मैं तो बोला बोल मैं यही हूँ, बोल बोल बोल। तो बोलता कि हाय श्रीकांत, हाउ यू? ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो मेरे साथ उन्होंने बोला कि चलिए आप एक कपड़े पहने और मेकअप मैन को बोला मेकअप करके इसको जरा मुझे लगा दो। अब जैसे मैं ऊपर गया, फर्स्ट फ्लोर पे था, तो वहाँ गया तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी, राही और डॉक्टर राही मासूम रजा सब बैठे थे। और उन लोगों ने जैसे ही मुझे देखा तो चोपड़ा साहब, राही, पंडित नरेंद्र शर्मा जी पलटे और उन्होंने कहा कि आइए अर्जुन जी आइए। तो मैंने कहा कि भाई कौन अर्जुन है? पता चला मैं ही अर्जुन था, मुझे उन्होंने नियुक्त किया था। उस वक्त क्या कहते हैं उसको, गोफी पेंटल बोला कि बाबा जी आपने तो इनको फेल कर दिया था। बोला वो अभी कुछ नहीं जानता हूँ, बस अर्जुन तो यही है और यही अर्जुन रहेंगे हमारे। तो बस उसके बाद एक मेरे बाजू में एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी, लड़की खड़ी थी और वो थी ओरिजिनल द्रौपदी, जिसका नाम था जूही चावला। लेकिन जैसे कहा ना वक्त के साथ वो भी चली गई, क्योंकि उनकी फिल्म आ गई थी कयामत से कयामत, जिसमें मैंने भी काम किया था। तो वो फिल्म में वो चली गई। फिर गोविंद
गोविंदा जी अभिमन्यु को छोड़ के चंकी पांडे आ गए, चंकी पांडे भी चले गए, गोविंदा भी चले गए, फिर मयूर ने मेरे बेटे का रोल किया और इस तरह से अर्जुन का कारवां शुरू हुआ। कर रहे हैं या शूटिंग कर रहे हैं, सबको अच्छी सुविधाएं मिल जाती है, वैनिटी वैन से लेके सारी सुविधाएं उनके वहां होती है। लेकिन जब आप लोग करते थे, जब शूटिंग करते थे, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी ज्यादा क्वालिटीज नहीं थी, टेक्निकल चीजें भी इतनी नहीं थी, फिर भी इतना व्यूज, मतलब एक एपिसोड बना, इतना व्यूज एक महाभारत बना। तो सर उसके पीछे क्या राज है, क्या मेहनत है, थोड़ा सा अगर एक शॉर्ट में जानना चाहेंगे, क्योंकि हम बड़े बेसब्र हैं सर, क्योंकि महाभारत विश्व का ही नहीं, हमारे दिलों का, मैं विश्व से बड़ा अपने आप को अपने दिल मानता हूँ, और हर व्यक्ति के दिलों में महाभारत राज करता है। आप राज करते हैं, और आज सर आपने रुला दिया हम लोगों को। आज सुबह सर, वास्तव में सर आज हमने रुला दिया, बड़ी मतलब एक करुणा है सर। यही चीज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो माननीय चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, वो कह रहे थे यार आज तो तुमने हमको रुला दिया अर्जुन। नहीं सर, मैंने सिर्फ अपना कार्य किया। तो पहले मैं आपको ये बता दूं अजय भाई कि सबसे पहले तो हमको जितनी सुविधा मिली थी महाभारत में, शायद ही किसी ने आज सोचे हैं सब लोगों ने। उस वक्त हम लोग फिल्म सिटी में शूटिंग करते थे, और हम लोग जितने भी इंडोर की शूट थी, हमारा पूरा जो सेट था वो एसी का सेट था, एसी सेट था। वो पहला सिर्फ 2 ही एसी फ्लोर हुआ करते थे, एक सेट था और एक फिल्म सिटी में था। तो फिल्म सिटी हम लोगों ने रवि चोपड़ा जी ने बुक कर लिया था और हम लोग वहां थे, ठीक है। हाँ, आउटडोर में जो शूटिंग होती थी तो वहां तो देखिए हम लोग सब ऐसे लफाड़िए थे कि लोग ऐसे एक दूसरे से जुड़ गए थे कि हम लोग को इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि पसीना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। हम लोग इतनी हंसी मजाक में और एक दूसरे के इसमें लगे रहते थे कि हम लोगों ने कभी उस चीज को ये नहीं किया कि नहीं यार हमारा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वी वर लाइक फ्रेंड्स, मोर फ्रेंड्स। तो वो सब टाइम चला जाता था और गुजर जाता था और बहुत मजा आता था उसमें। तो आउटडोर के अंदर ऑफ कोर्स स्पेशली जब हम लोग वो वॉर का सीक्वेंस शूट करने जयपुर जो गए थे, तो वहाँ थोड़ी तो तकलीफ जरूर हुई, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ हमको बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, तो धूप भी बहुत थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ प्यार हो और दोस्ताना हो, सब चीजें नहीं होती, फिर हम लोग मजे करते थे। जी जी सर। सर जयपुर में वॉर की शूटिंग हुई थी, जो जयपुर में की गई थी, पूरा जो आपका वॉर का सीक्वेंस था वहां पे शूट हुआ था। सर वहां पे इतनी भीड़ कैसे जुटाई होगी, क्योंकि इतने सारे लोग हमें दिख रहे हैं वॉर के सीक्वेंस में कि पब्लिक ही पब्लिक चारों तरफ दिख रही है, तो वो सीन्स कैसे, मतलब कहाँ से इतनी जनता आई होगी उस मतलब सीन के लिए? आप ये भूल रहे हैं, और मैं बहुत ही भगवान को शुक्रगुजार करता हूँ कि आज 30 साल के बाद भी अगर जो सेंसस निकला है उसमें अर्जुन नंबर 1 चल रहा है। इसलिए जी सर, वो ऊपर वाली की देन है और आप लोगों का प्यार है, जितने जो आ रहे हैं इन सबका कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप ये भूल रहे कि उन दिनों महाभारत ऑन थी, हमको देखने के लिए लोग मरते थे, तड़पते थे, हाँ। जब हम गए तो भीड़, इतनी भीड़ रहती थी कि हम लोगों को शूटिंग पे जाने के लिए हम लोगों को गाड़ी अंदर तक के लेके जानी पड़ती थी, क्योंकि बाहर तो हम उतर सकते ही नहीं थे। बाहर तो लोग कि वो हमको, वो उनका प्यार था, वो हमको छूना चाहते थे या करना चाहते थे, वो इसलिए कि वो हमारी एक फैमिली बन गई थी। दे आर अ फैमिली। जैसे आज मैं कहता हूँ कि आप लोग मेरे ऑनलाइन फैमिली हो, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का जितना दुलार है वो मुझे मिला है, इसलिए आज अर्जुन नंबर 1 पर चल रहा है। मेरी नहीं तो कोई औकात या मेरी बिसात नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आप सारे रसों को अपने चेहरे पे लेके आ सकते हैं। एक सीक्वेंस है जो कि मैंने YouTube पर देखा था, ये मेरा अपना क्वेश्चन है, जिसमें अभी तक महाभारत में नहीं आया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग जब महाभारत में वो सीन आए तो उसको कभी मिस ना करें। लेकिन मैं चाहता हूँ सर दोबारा पूछना, अभिमन्यु की जब मृत्यु होती है, उसमें वीर गति को प्राप्त होते हैं, तब आप एक पिता की भांति जब वहां पर जाते हैं, उस पांडाल के अंदर जाते हैं जहाँ पे उनकी कुर्सी खाली होती है, और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद अलग अलग तरह से सर आपका जो करुण भाव होता है वो प्रकट होता है। वो सर वो सीक्वेंस मतलब इतना दिल को छूने वाला है सर। उस समय क्या आपको भी ऐसा लगा कि यार मुझे सच में रोना आ गया था, या कुछ उस सीक्वेंस के बारे में जरूर सर आप बताएं। आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पुट अप किया है। मैं जितने भी सुनने वाले हैं प्लीज आप लोग जरा सुनिए इसको गौर से, कि रोना कितने किस्म का होता है। जी।
ये अगर आपको इसकी पुष्टि करनी है तो ये अभिमन्यु वध जो होगा उसको वहां से देखना, जब मैं वासुदेव कृष्ण को बोलता हूँ कि हे वासुदेव, मेरी आंखों से ये अश्रु क्यों बह रहे हैं, मेरे आंसू बहते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि पात्र, चलिए हम लोग चलते हैं, वहां चलते हैं, जाना है हमको। जब हम वहां चले जाते हैं तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि अभिमन्यु का जो स्थान है वो रिक्त है। तो एक बाप है, उसके दिल में होता है कि शायद वो कहीं अपनी माँ के पास गया होगा या कहीं गया होगा, इसलिए वो स्थान रिक्त है। तो वो उनको पता है कि स्थान रिक्त नहीं हो सकता, लेकिन वो फिर भी उनके अश्रु निकल रहे हैं, लेकिन उसका एक ग्राफिक्स चेहरे पर अलग है। उसके बाद उसके अलावा जो आगे बढ़ते हैं तो वो सबको पूछता है और बोलता है कि बताओ ये कहाँ है। वो नकुल सहदेव को बोलता है कि तुम तो झूठ बोलते नहीं हो, तुम बताओ ना कहाँ है। डर है दिल में, कशिश है दिल में कि गोद में लेते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, तब एक बाप टूट जाता है। वो एक कहावत है ना, एक बाप के कंधे पे सबसे बड़ा बोझ अपने बेटे का शव होता है। तो वो चीज को मैंने लाने की कोशिश किया और उस पे वो फूट फूट के रोते हैं, और क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि आज के पश्चात मेरा अभिमन्यु मुझे नहीं दिखेगा। ये सब हम तो मैंने ये रवि जी से बात करके डिस्कस किया था कि रवि जी मैं ये चीजें करूंगा, क्योंकि रोना का जो इसका ग्राफ होता है कि इंसान किस तरह से रोता है, इंसान किस तरह से इस चीज को महसूस करता है कि कितने फेजेस है उसके। तो वही अभिमन्यु वध का मैंने वही किया था। सर माफी चाहूंगा कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया हो तो, क्योंकि लगता है आप थोड़ा सा सैड हो गए हैं इस क्वेश्चन से। नहीं, वो सीन याद आ गया ना, वो जो सीन मैंने किया था वो सीन याद आ गया। और आप लोग ये आएगा तो ये आप लोग प्लीज देखकर मुझे मेरे पेज पर या मेरे इंस्टाग्राम पर आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा कि आप लोगों को जो मैं अभी बता रहा हूँ वो कैसा लगा या नहीं लगा। बिल्कुल सर, और सभी देखते हैं सर आपका कार्यक्रम। आप अगर किसी से रिक्वेस्ट ना भी करें देखने का तो भी हम बता रहे हैं सर कि आप बस ऐसा कुछ कीजिए कि ये महाभारत सतत चलता रहे, मतलब इसको कोई रोक ना पाए। अभी तो देखा है हमने कि कलर्स पे भी 2 घंटे स्टार्ट हो गया है और ग्लोबली हो चुका है, क्योंकि अब तक केवल दूरदर्शन पर था, लेकिन अब कलर्स पे प्रारंभ होने से पूरा ग्लोबल हो चुका है। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम महाभारत अब कलर्स पे भी पूरे विश्व के लोग देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात है सर। सर एक क्वेश्चन मेरा था, आपने क्योंकि जब अर्जुन का आपने रोल किया था शुरुआत में, आज से बहुत समय हो गया उस समय को सर, उसके बाद आपने कई फिल्में की, लगभग आपकी 250 से ज्यादा फिल्में बॉलीवुड के अंदर, साउथ इंडस्ट्री में। तो सर आपकी सबसे अच्छी, सबकी पसंदीदा फिल्म आपकी कौन सी रही जिसमें आपने एक्टिंग की हो, और जो लगता है आपको कि नहीं यार मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी जिसमें मैंने अभिनय किया? सर हर माँ को अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है। मैंने जितनी भी जो फिल्में किया हूँ, अगर बड़े ही नम्रता से अगर मैं कहूँ, कीर्ति, यस आई लव यू कीर्ति है हमारे एक बहुत अच्छे करीबी फ्रेंड है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जितने भी रोल्स कोशिश किया हूँ करने के लिए, कि मैंने उन रोलों को, मैं वो कैरेक्टर निभाया हूँ, मैंने अर्जुन को नहीं निभाया उसमें। मैंने वो कैरेक्टर, चाहे वो मेरा जिगर का रोल हो जिसमें वो एकदम कठोर दुर्योधन बनता है, या फिर मेहंदी का रोल था जिसमें मैंने वो बिल्कुल नजाकत वाला वो ब्रहणला का रोल जो था, वो क्या कहते हैं उसको, क्लीव का रोल मैंने किया, और मेरे फूल और अंगार है या करण अर्जुन है, ये जितनी भी फिल्में, आप एक रोल को दूसरे रोल से कभी मिलाएं तो आपको अर्जुन नजर नहीं आएगा, आपको वो कैरेक्टर नजर आएगा। ये मैंने कोशिश किया। और मेरा मनपसंद जो कैरेक्टर रहा है सर, देखिए ऐसे तो सभी फिल्म बहुत मेरे को प्यारी है, लेकिन मेरा जो मनपसंद कैरेक्टर 2-3 है उसमें जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कभी भी अपना देखता रहता हूँ। एक तो जिगर का कैरेक्टर जी बिल्कुल रोल था, एक मेरी फिल्म थी मेहंदी, और एक फिल्म मेरी थी फूल और अंगार।
जिसमें मैंने काली का रोल किया था। वो एक बहुत ही चैलेंजिंग किस्म का रोल था और बहुत ही अच्छा रोल था। और ऐसे तो बहुत सारे रोल, जैसे करण अर्जुन का रोल जो था वो अपने आप में खुद एक मापदंड वो है, चीज है। तो आई एंजॉयड डूइंग दैट, आई रियली एंजॉयड। और मैं किसी एक नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना कहूंगा कि यस, मुझे बहुत मजा आया ये सारे फिल्म करने में। जी। सर, जिगर फिल्म की बात है, जिगर फिल्म मेरी फेवरेट फिल्मों की गिनती में आती है। और उसमें क्योंकि जो आपका अभिनय है, एक मतलब जैसे सर अभी अर्जुन के रोल जब आप निभा रहे हैं, उसको देखकर हमको आपसे प्यार हो जाता, तो वहीं जब विलन का रोल निभाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि क्या रोल है। मतलब कैरेक्टर जो होता है वही सब कुछ डिसाइड करता है कि आदमी अपने से प्यार करवा सकता है, नफरत भी करवा सकता है। ये सारी चीजें जो होती है कैरेक्टर के अंदर होती है। थैंक यू सर। सर, एक आपकी बहुत अच्छी प्रतिभा है, सभी लोग जानते हैं, मेरे सारे फॉलोअर्स को मुझे बताया था कि बहुत अच्छे सिंगर भी आप हैं, और हम खुद देखते हैं लगातार। और कई बड़े हस्तियों के साथ में आशा भोसले जी है, और ऐसे कई बड़ी प्रतिभाएं हैं जिनका नाम भी अपने आप में लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ऐसे ऐसे सिंगर हैं, उनके साथ में आपने मंच शेयर किया है, उनके साथ सिंगिंग की है। सर, क्या स्टोरी है आपकी सिंगिंग की भी, क्योंकि सब लोग आपको अर्जुन को लेकर जानते हैं, एक एक्टर को लेकर जानते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं ये चीज। लेकिन सर, एक 4 लाइन भी सुनना चाहते हैं पर एक स्टोरी के बारे में। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंगिंग मेरे लिए ऐसा था कि मैं स्कूल के ज़माने से मैं रफ़ी साहब को चाहता नहीं हूँ। मैं उनके शादाइयों में से हूँ। मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनका बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। तो ये बात थी कि मैं रफ़ी साहब को ही गाने गाया करता था, लेकिन उन दिनों इस चीज़ का आभास नहीं था कि मैं कभी गाने के लिए मेरी वॉइस सूटेबल भी होगी। तो मैं गाने गाया करता था। और आप करेंगे कि मैं कॉलेज में आ गया। तो कॉलेज में हम लोग का इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन था। तो भाई जैसे मामून था, मैं अपने गाने गाने में अपने गाने लगा। तो इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में चले गए, वहाँ प्राइज जीतने लग गया। और प्राइज जीतने के पश्चात मैंने ये देखा कि भाई 4 साल बेस्ट सिंगर का मिला, तो उसमें मोहम्मद रफी साहब का एक टाइटल मिल गया। काश मैं आपको वो बता सकता, वो हॉल में है मेरे। तो फिर उसके बाद लाइफ चलती रही, हम अपने अपने करते। लेकिन महाभारत में जब मैं आया, तो महाभारत में हमको शोज मिलने लगे। तो ज्यादा शोज मुझे इसलिए भी मिलते थे कि मैंने एक दिन ऐसी कुछ था, डायलॉग्स तो सभी बोलते थे, तो मैंने एक आधा गाना वाना गा लिया। अब वो गाना बहुत अप्रिशिएट हो गया। तो वो करते 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 ये हो गया कि एक बहुत ही मारूफ सिंगर है आशा जी। तो कि कोई एक थे, उन्होंने मुझे सुन लिया और उन्होंने मुझे बुलाया एक शो। और वो शो के पश्चात मेरा आगाज जो हुआ वो आशा जी का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि वहां से शुरू हुआ। आशा जी, फिर उषा मंगेशकर, उदित नारायण, अलका याग्निक, सुदेश भोसले, इन सब के साथ मैं वर्ल्ड में शो करते आया हूँ और अभी भी करता हूँ। और वही जो आपकी जो दुआएं हैं मेरे पर, मेरे माँ बाप की दुआएं, मम्मी की दुआएं, क्योंकि डैडी तो है नहीं, मेरे वाइफ की, मेरे बच्चों के बहुत प्यार रहा है, सपोर्ट रहा है। तो उसके वजह से एक बस गा लेता हूँ थोड़ा बहुत। बिल्कुल सर। सर, कोई जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो, उसकी 4 लाइन अगर हम सुन पाए इस लाइव के दौरान, हमारी शान बढ़ जाएगी सर। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ कि मेरे गाने से अच्छा है कि आप मेरे इन दर्शकों को पूछिए कि इनको कौन सा गाना सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको कोई गाना सुनना हो सर के द्वारा, तो प्लीज अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पर भेज सकते हैं। कौन से गाने आपकी चॉइस में है, कौन सा गाना आप पसंद करते हैं? मैं अच्छा, ये इसके बाद मैंने जो 2 नाम लिया, तो मेरे दूसरे भी जो दर्शक है वो कह रहे हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया। मैं आपको बता दूं कि श्रीकांत जो है, उसको मैं शिकू बोलता हूँ प्यार से, वो मेरे दिल के करीब दोस्त है। और वो आज से नहीं, वो मेरा बचपन का दोस्त है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अजय भाई, आपका एक मैंने भी नाम लिया, कीर्ति। तो ये कीर्ति जो है, इसने आपके बारे में मुझे कहा था, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं उन दोनों का नाम लूं। और मैं जितने भी मेरे यहाँ
फॉलोअर्स आ रहे हैं और जो मुझे जितना भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं या जो कुछ भी मुझे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अगर नाम नहीं लिया तो प्लीज बुरा मत मानिए, क्योंकि मैं आप ही के लिए लाइव आया हूँ। ये बिल्कुल सर। बात को अजय आप जानेंगे और आप इस बात की पुष्टि करेंगे कि मैं इन सब के लिए ही लाइव आया हूँ। प्लीज सर बिल्कुल सर, ये बात तो मैंने भी सबसे पहले ही कही थी कि सर ने मुझे हाँ नहीं की, सर ने जितने फैंस है उनके लिए हाँ की कि चलो मैं अपने फैंस के लिए आऊंगा, ना कि आपके लिए। तो सर ये बात मैंने पहले रखी थी। सर एक फैन की रिक्वेस्ट है, लिखे जो खत तुझे। हाँ, मेरे प्यार में इस तरह का एक था, कुछ रिक्वेस्ट आई थी और वो मेरा भी फेवरेट है, लिखे जो खत तुझे करके एक सॉन्ग है। तो कौन सा गाना पेश करें ये बताएं, ताकि मैं उसको थोड़ा सा मैं तैयार कर लूं। यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट है सर, जब कोई बात बिगड़ जाए जी। एनी सॉन्ग ऑन दोस्ती। ओके, तो दोस्ती के ऊपर तो कोई गाना एक गाना है, चाहूंगा मैं। इसकी 2 लाइन मैं पेश कर रहा हूँ। स्वागत है सर। 1 मिनट सर, ये जरा मैं थोड़ा सा इसको ये कर लूं, श्योर सर, आराम से, क्योंकि ये फाइंड आउट भी करना है। ये मेरे दोस्त ने फरमाइश की है, तो 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। अरे आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम तो तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम तो तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं जरूर आऊंगा और लाइव एक फरमाइश यहाँ बार बार आ रही है, तो मैं ये एक सॉन्ग की 2 लाइन गा लूंगा। बिल्कुल। ये सब आपके लिए, आप लोगों के लिए। सर एक कमेंट आई थी, उस कमेंट को मैं भी अपनी तरफ से रिपीट कर देता हूँ। बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रफी साहब ही सामने गा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं सर, उनकी वो तो हमारे लिए देवता है, लेकिन फिर भी
थैंक यू सो मच आपने उनकी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि आप एक पिता भी हैं और आपके जो बेटे हैं वो खुद एक सितारे हैं। उन्होंने कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान के बेटे का रोल किया था और कई फिल्में उनकी भी है। और सर अभी भी वो एक्टिंग के मामले में जुड़े हुए हैं, एक्टिव हैं। तो सर हम उनकी मूवी कब देख पाएंगे? एक पिता की दृष्टि से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम उनको कब देख पाएंगे? थैंक यू वेरी मच। आपने ये प्रश्न पुट अप किया। मेरा बेटा जो है वो कभी खुशी कभी गम, फिर क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, और फिल्मों में और रिश्ते में उन्होंने नेशनल अवार्ड भी लिया। अब जिब्रान उनका नाम है, जिब्रान खान। जिब्रान जो है फिलहाल सब प्रिपेयर्ड हो गए हैं, और अगर आप इंस्टा पे भी उसको देख सकते हैं, जिब्रान नाम टाइप करें JIBRAAN, तो आपको पता चलेगा कि उसकी अभी क्या चल रहा है। और वो जो है अपने पर्सनली अयान मुखर्जी के साथ ब्रह्मास्त्र में एज क्या कहते हैं उसको, असिस्टेंट है वो। और अभी वो लॉन्चिंग होने वाले थे, लेकिन ये सारी चीजों का थोड़ा सा ये कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से बड़ा कबाड़ा हो गया। तो उन्होंने एक क्या कहते हैं करण जौहर के साथ उनकी शायद लॉन्चिंग हो जाएगी। तो आप लोग दुआ करें और उसका अच्छा हो तो बहुत मजा आएगा। सर क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, लॉकडाउन में है सभी, तो सर हम अपने इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन आपके सोशल मैसेज के साथ में कि आप देश में जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं आज, इन सभी को आपकी ओर से एक मैसेज जरूर दें आप, क्योंकि हम सबको आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो आपके आशीर्वाद स्वरूप कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें सभी लोगों को। जी, मैं एक ही बस आप लोगों से गुजारिश करूंगा, नम्र विनंती करूंगा कि मैं जानता हूं कि ये कोविड-19 ने बहुत कबाड़ा किया है सब चीज में, और हम लोगों को फिजिकली एक दूसरे से अलग कर दिया है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि प्लीज प्लीज थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि जान है तो देखिए, प्लीज समझा करें, जान है तो जहान है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है, ऐसी जानलेवा बीमारी है कि अगर हम समझेंगे कि ये कुछ नहीं है और इसको टच करना शुरू कर देंगे तो पता नहीं ये क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर कल हमारा है तो हमको आज के लिए जीना पड़ेगा। और इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि सब लोग दूरियां बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और दूर रहें और सुरक्षित रहें, सावधानी से रहें और खुश रहें। मेरी यही दुआ है, यही प्रार्थना है। और जितना प्यार आप लोगों ने मेरे को पहले दिया है, ऐसा ही प्यार देते रहें। मैं आपका, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं आपका आभार प्रकट कर सकूं। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप लोग तो वो हैं कि अगर चाहें तो एक पहाड़ को एक तिनका बना दें। आप लोग तो वो हैं कि अगर आप चाहें तो एक पहाड़ को तिनका बना दें, और अगर प्यार दें तो मुझ जैसे तिनके को भी पहाड़ बना दें। सर ये आपका बड़प्पन है सर, और हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। और सर मैं बता रहा हूँ सर कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, सबका आपके साथ पूरा पूरा प्यार है। सब लोग आपको अपने देवता के जैसे मानते हैं। हम तो सर मानते ही हैं। जब महाभारत देखते हुए बैठते हैं तो नहाते हैं सर, ये आपको पता नहीं होगा, हम लोग नहा के बैठते कि ऐसा ना हो कि हम ऐसे कहीं बैठ जाए कुछ कर। तो ये एक सोच हमारी बनी हुई थी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। सर सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है महादेव की सुगन एक डायलॉग वाली, तो सर एक डायलॉग हो जाए क्योंकि सारी जनता वही बताना चाहती है। वो डायलॉग आप मैं उस डायलॉग को अभी बार बार रिपीट करके नहीं करूंगा। बस मैं इतना ही कहूंगा आप भारत देखते रहें। और ये महादेव का सौगंध का जो डायलॉग है, ये मैंने ही बोला हूँ।